नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाजशास्त्र का दूसरा पाठ, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना का दूसरा भाग। हमने पिछले वीडियो में जनसांख्यिकी संबंधी सिद्धांतों के बारे में सीखा। आज हम आगे बढ़कर देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि कैसा है, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का रूप कैसा है और भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के किस तरह के कारण हैं और किस तरह का बदलाव लाया जा सकता है। और हम भारत में साक्षरता की दर के बारे में भी जानेंगे। आइए पहले देखते हैं कि भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि किस तरह का है। भारत जो है वो विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अगर हम इस फोटो को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीन नंबर 1 पे है। चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और उसके बाद आता है भारत, और भारत की जनसंख्या चीन के बाद नंबर 2 पे आती है। और अगर हम चीन और भारत की जनसंख्या का तुलना दूसरे देशों के साथ कर ले, तो अगर हम अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील जैसे उदाहरण ले ले, तो इन देशों से भारत और चीन का जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है। लेकिन अगर हम आगे बढ़कर देखें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो अ, ऊंची नहीं थी, और इसका कारण ये है क्योंकि 1931 से पहले जो है 1931 से पहले भारत की मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी ऊंची थी। और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मृत्यु दर और जन्म दर का अंतर है। और इसी वजह से जब मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंचे होते हैं तब जनसंख्या वृद्धि दर नीचे होती है, क्योंकि जितने लोगों का जन्म हो रहा है उतने ही लोगों का मृत्यु हो रहा है। और लेकिन अब अगर हम इस संक्रमण वर्ष के बाद देखें, 1931 के बाद देखें, तो मृत्यु दरों में जो है काफी तेजी से गिरावट आती है। अगर आप ग्राफ देख लें तो हम देख सकते हैं कि मृत्यु दर में काफी तेजी से गिरावट आई है। और जन्म दर जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, और इसी वजह से जो है जन्म दर इतनी तेजी से नहीं गिर पाई थी, जन्म दर का उतने तेजी से गिरावट नहीं हुआ था। अब अगर हम इसके कारण देखें, हम पहले ये देख सकते हैं कि मृत्यु दर में गिरावट आने के प्रमुख कारण क्या है। ये प्रमुख कारण थे अकालों और महामारियों का नियंत्रण। भारत में जो है भारत में भी अकालों और महामारियों के वजह से खास तौर पे इन्फ्लुएंजा महामारी के वजह से बहुत लोगों की मौत हुई थी, बहुत लोगों का मृत्यु हुआ था। और अगर हम महामारियों के बारे में बात करें तो आजकल पैंडेमिक शब्द जो है ये काफी हमको सुनने को मिल रहा है। और ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के वजह से हमें पैंडेमिक के बारे में बहुत जानने को भी मिल रहा है। पैंडेमिक के नियंत्रण में किस तरह के सुधारे लाए जा सकते हैं, इस तरह की चीजों के बारे में हमें बहुत सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम पैंडेमिक के अर्थ के बारे में थोड़े और गौर से देखें तो पैंडेमिक शब्द जो है ये महामारी के लिए उपयोग किया जाता है, और वो जो उन उन तरह के महामारियों के लिए उपयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम कोरोना वायरस का उदाहरण ले लें, तो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है, और इसी वजह से जो है बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित कर चुका है, और इसी वजह से कोरोना वायरस जो है वो एक पैंडेमिक है। लेकिन दूसरी तरफ हम एपिडेमिक शब्द के बारे में भी हम सीख सकते हैं। और एपिडेमिक जो है इसका मतलब है कि सीमित क्षेत्रों में फैली महामारियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी राज्य में या फिर किसी एक देश को प्रभावित करे तो उस तरह के महामारियों को हम एपिडेमिक बुलाते हैं। इसका उदाहरण आप इबोला वायरस ले सकते हैं। और मृत्यु दर की तेजी
इसे जो गिरावट आई है मृत्यु दर में, इसका कारण ये है कि इन तरह की जो बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां हैं, उनके उपचार में किए गए सुधारों के वजह से, बड़े पैमानों पे चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों की वजह से और व्यापक रूप से संचालित जो है स्वच्छता अभियानों की वजह से महामारियों को हम नियंत्रित कर पाए हैं। लेकिन अगर हम अब मृत्यु दर का तुलना कर ले जन्म दर के साथ, तो हमने अभी देखा है कि जन्म दर जो है उसमें इतनी तेजी से गिरावट नहीं आती है, और इसका कारण ये है कि जन्म दर जो है ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रघटना है। मृत्यु दर को हम स्वास्थ्य के द्वारा, हम हॉस्पिटल के द्वारा, हम अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स, विकास के द्वारा हम बदल सकते हैं, लेकिन जन्म दर जो है वो केवल विकास के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, उसके लिए हमें सामाजिक परिवर्तन भी लाना पड़ता है। और इस तरह के परिवर्तन जो है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है, वो काफी धीमी गति से आती है, और इस तरह के परिवर्तन के धीमी गति के आने की वजह से जन्म दर को नीचे लाने में काफी समय लगता है। जब बढ़ती समृद्धि से हम जब बढ़ती समृद्धि से हम बदलाव देखते हैं लोगों के सोच में, लोगों के दृष्टिकोण में और समाज और संस्कृति में, तब हम देखते हैं कि जन्म दर काफी मजबूती से नीचे खींची जा सकती है। और खास तौर पर मृत्यु दरों के नीचे आने से और शिशु मृत्यु दरों की गिरावट से जो है, और लोगों की बढ़ती हुई शिक्षा से, जब शिक्षा और जागरूकता, ये दो चीजें एक समाज में लोग प्राप्त कर पाते हैं, जब शिक्षा और जागरूकता आती है, जब उनके स्तरों में हम वृद्धि देखते हैं, तब जो है परिवार का आकार भी छोटा होने लगता है। परिवार का आकार छोटा हो जाता है और जन्म दर भी नीचे आ जाता है। हम ये चीजें देख सकते हैं। और अगर आपको शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है ये जानना है, तो आप इस बॉक्स को पढ़ सकते हैं। ये बच्चों की मृत्यु दरों के बारे में जानकारी हम शिशु मृत्यु दर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में जान लिया है, लेकिन अगर हमें किसी देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी लेना हो और पता करना हो, तब हम जन्म दर और मृत्यु दर के अलावा प्रजनन दर के बारे में भी हम जानते हैं और उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। प्रजनन दर जो है ये जन्म दर से थोड़ा अलग है। प्रजनन दर का अर्थ है कि बच्चा पैदा कर सकने की आयु में जितनी स्त्रियां हैं, उस प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, जीवित जन्म बच्चों की संख्या जो है, उसको हम प्रजनन दर बुलाते हैं। ये एक रेट है। जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर के जैसे ये भी एक दर है, एक रेट है। और अगर हम प्रजनन दर में जो है क्षेत्रीय अंतर के बारे में देखते हैं, तो भारत में जो है, वहाँ भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रजनन दर 3 या उससे ऊपर है। दूसरी तरफ केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, इन तरह के राज्यों में जो है कुल प्रजनन दर 1.7 है। 1.7 के नीचे है। इसका मतलब ये है कि प्रति स्त्री के पीछे जन्मे बच्चे जो हैं वो 2 से नीचे हैं या फिर 1 के आसपास है। और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान के इन राज्यों में जो है प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे जो है वो 3 या उससे ऊपर है। अगर हम इस जानकारी को मैप के द्वारा समझे, ये नक्शा जो है और ये चार्ट जो है ये हमारे पुस्तक में है, और अगर हम मैप के द्वारा देखें तो हम ये मैप के द्वारा देख सकते हैं कि इन राज्यों में जो है जन्म दर सबसे ऊंची है, और इन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा,
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में जो है जन्म दर सबसे नीची है। और दूसरी तरफ अगर हम चार्ट के द्वारा देख लें, तो हम अगर प्रक्षेपित जनसंख्या के क्षेत्रवार हिस्से के बारे में सीखे और देखें, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आता है। ये काफी बड़ा भाग, काफी बड़ा हिस्सा इन राज्यों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना किस रूप का है, आयु संरचना का रूप किस तरह का है। आयु संरचना का मतलब ये है कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। मतलब 0 से लेकर 14 वर्षों के लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उसके ऊपर आयु वर्गों में कितने लोग हैं, जनसंख्या किस तरह का है, कौन से आयु वर्ग में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और समय के साथ इस आयु संरचना में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। इस तरह के जानकारी से हमें एक देश के जनसंख्या के बारे में ही नहीं, पर एक देश के समाज के बारे में और एक देश के अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम जान सकते हैं। और इसका इसका कारण ये है कि आयु संरचना जो है वो विकास के स्तरों पे और औसत आयु संभाव्यता, इनके स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। दो चीजें हमें यहाँ पे मिली है, विकास और औसत आयु संभाव्यता। औसत आयु संभाव्यता जो है ये हमें ये बताती है कि लोग जो है कितने सालों तक जीते हैं। आजकल हम देख सकते हैं कि समय के साथ स्वास्थ्य में आई परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ लोग ज्यादा जीने लगे हैं और ज्यादा उम्र तक जी सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं आयु संभाविता। और विकास के साथ साथ ये बढ़ती हुई आयु संभाविता, बढ़ती हुई औसत आयु संभाविता के स्तर भी प्राप्त हो पाते हैं। और इन दोनों के वजह से जो है आयु संरचना में परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तन का रूप कुछ इस तरह का होता है। छोटी आयु के वर्गों में जनसंख्या कम होती जाती है, नीचे होती जाती है, यह छोटी आयु वर्गों में। और जो है बड़ी आयु के वर्गों में ये हिस्से बड़ी होते जाते हैं, बड़े हिस्से पाए जाते हैं। और इस स्थिति को, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम जनसंख्या का बुरा होना कहते हैं। जनसंख्या का बुरा होना, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या जो है वो कम आयु वर्गों से बढ़ती हुई आयु वर्गों में जाती रहती है। ये जो है ये हम एक फोटो के साथ समझ सकते हैं। ये आयु समूह पिरामिड है। इन पिरामिडों के द्वारा हम आयु संरचना के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये छोटे आयु वर्गों में है, जबकि ये बड़े आयु वर्ग के हैं। ये बड़े आयु वर्ग के हैं, और इसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ अगर हम यहाँ पे भारत के आयु समूह पिरामिड को ले लें, तो समय के साथ साथ ये हमारे पास है 1961, यहाँ पे है 1981, 2001 और 2026। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि छोटे आयु वर्गों से ये जो है ये छोटे आयु वर्गों से धीरे धीरे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयु वर्ग यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे ये जनसंख्या जो है ये और भी आगे बढ़ती जा रही है। आयु, अगर हम आयु की तरफ से देखें, हम लोगों के साल आयु की तरफ से देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जनसंख्या से, इस आयु वर्ग से जनसंख्या कुछ इस तरफ आती है समय के साथ साथ, और उसके बाद इस
आयु वर्ग में पहुंच जाती है। इसलिए धीरे-धीरे जो है समय के साथ-साथ इस आयु वर्ग में जनसंख्या बढ़ती जाती है और इस आयु वर्ग में जो है जनसंख्या कम होती जाती है। अगर हम इन दोनों फ़ोटोज़ का तुलना कर लें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आयु वर्ग इससे काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ पे बहुत कम हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। और अगर हम भारत की जनसंख्या के बारे में देखें, तो अभी भी भारत की जनसंख्या जो है वो काफ़ी जवान है। इसका मतलब ये है कि अधिकांश भारतीय अपने युवावस्था में है, अभी भी काफ़ी यंग है। हम अंग्रेजी में यूथ शब्द का भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भारत में जो है अ, अधिकतर जनसंख्या अभी भी अपने युवावस्था में है और आयु का औसत अधिकांश अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम अगले 2 दशकों में आने वाले परिवर्तन के बारे में देखें, अगर हम इस सारणी को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो है आयु 0 से 14 वर्ष के इस आयु वर्ग में जनसंख्या कम होती जा रही है, समय के साथ-साथ कम होती जा रही है और 60 वर्ष से अधिक इस आयु वर्ग में जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। 6 से हम 12 तक यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनसंख्या कैसे कम हो जा रही है और यहाँ पे कैसे बढ़ती जा रही है। तो ये जो है आयु क्रम इसलिए जब भी अ, संरचना में परिवर्तन आता है तब ये आयु क्रम के दोनों सिरों पर आता है। इस सिर पर और इस सिर पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और 0 से 14 आयु वर्ग का हिस्सा घटता जाता है और 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में जनसंख्या बढ़ती जाती है। और ये जो जानकारी है, ये पराश्रितता अनुपात इसके साथ संबंधित है। इसका मतलब ये है कि आयु वर्ग आयु संरचना के हिसाब से आयु संरचना को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि किसी देश में जो है पराश्रितता अनुपात किस तरह का है, कितना है। पराश्रितता अनुपात का मतलब ये है कि जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हिस्सों को मापने का साधन किस तरह का है, मापने का साधन क्या है। पराश्रित वर्ग जो है, इसको हम अंग्रेजी में डिपेंडेंट बुलाते हैं। ये है डिपेंडेंट जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और कार्यशील वर्ग जो है ये है वर्किंग पॉपुलेशन, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है। इसलिए पराश्रित वर्ग बुजुर्ग लोगों से बनती है, बुजुर्ग लोग जो अभी काम नहीं कर सकते हैं और बच्चे जो इतने छोटे हैं कि काम नहीं कर सकते हैं। तो बुजुर्ग और बच्चे ये दोनों आयु वर्ग जो हैं ये पराश्रित वर्ग के भाग हैं। और कार्यशील वर्ग जो है ये आमतौर पर 15 से लेके 64 वर्ष की आयु के लोग होते हैं जो काम कर सकते हैं। और भारत में आयु संरचना जो है ये छोटी आयु के वर्गों में ज्यादा होने के वजह से भारत में युवावस्था में लोग ज्यादा होने की वजह से जो है भारत के लिए ये पराश्रितता अनुपात को अगर हम देखें तो भारत के लिए इस तरह का जनसंख्या लाभकारी माना जाता है, जनसंख्या के लभांश। और इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में काम ना करने वाले जो पराश्रित लोग हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, इनके तुलना में कार्यशील लोग यानी काम कर सकने वाले लोग, इनका अनुपात बड़ा है। कमाने वाले लोगों के अनुपात में
वृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए कमाने वाले लोग ज्यादा हैं और पराश्रित लोग जो है वो कम है। और इसके वजह से ये भारत के आर्थिक व्यवस्था के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति के लिए लाभकारी अच्छा माना जाता है। ये वास्तविक समृद्धि में तभी बदला जा सकता है जब कार्यशील आयु वर्ग में शिक्षा और रोजगार के स्तरों में भी वृद्धि होती जाए। शिक्षा और रोजगार ये काफी जरूरी है। इन दो चीजों पे निर्भर है कि जनसंख्या लभ्यांश भारत को या किसी और भारत के जैसे देश को मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा अगर शिक्षा और रोजगार ना हो तो वो श्रमिक बल में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ये श्रमिक बल में शामिल नए लोग जो है वो अगर शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी उत्पादकता नीचे रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह का काम करेंगे, वो जिस तरह का कमाएंगे, वो ज्यादा कमा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। और दूसरी तरफ जो है, यदि वो बेरोजगार रहते हैं, अगर शिक्षा पाने के बाद भी, अगर वो शिक्षित होने के बाद भी उनके पास रोजगार ना हो तो वो कमा नहीं सकेंगे और कमाने वाले लोगों के वजह वो पराश्रितों की श्रेणी में शामिल हो जाए। और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आ, हमारे जनसंख्या को, हमारे लोगों को, युवाओं को शिक्षा और रोजगार ये दो चीजें दे पाए। तो सरकार को जो है शिक्षा और रोजगार इस तरह के चीजों को युवाओं को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम हमारे जनसंख्या के लाभांश का जो है वो उसको उसको हम वास्तविक समृद्धि के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़कर कुछ एक संबंधित दो चीजों के बारे में सीखेंगे। एक है भारत में स्त्री पुरुष अनुपात और दूसरा है साक्षरता की दर। पहले हम देखेंगे भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के प्रॉब्लम के बारे में। तो भारत में जो है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात ये गिरता जा रहा है। पहले हम ये जानेंगे कि स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो जनसंख्या में लैंगिक या लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। और इसका मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि किस क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों का संख्या किस तरह का है। इसलिए 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों का संख्या कैसा है, ये हम स्त्री पुरुष अनुपात के द्वारा पता लगा सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर जो है संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में ये पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। और इसका कारण ये है कि अगर हम शिशु मृत्यु दर को देख लें और हम मृत्यु दरों का तुलना कर लें तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों के जीवित होने का और 5 साल तक जीवित होने का संभावना जो है वो ज्यादा होता है, लड़कों से ज्यादा होता है। और दूसरा कारण ये है कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों से ज्यादा वर्षों तक जीते हैं। उनका आयु संभावना जो है वो ज्यादा होता है। और लेकिन अगर हम इस जानकारी का, अगर हम इसका तुलना कर ले भारत में स्त्री पुरुष के साथ, भारत के स्त्री पुरुष अनुपात के साथ, तो हम ये देख सकते हैं कि पिछली एक शताब्दी में कुछ अधिक समय से स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो गिरता जा रहा है। और ये अगर हम सारणी के द्वारा समझे, हम देखें कि ये जनसंख्या में किस तरह का बदलाव आ रहा है, स्त्री पुरुष अनुपात में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। तो 20वीं शताब्दी के शुरू में जो है भारत का स्त्री पुरुष अनुपात काफी अच्छा था। लेकिन पिछले 4 दशकों में ये प्रवृत्ति जो है वो खास तौर पर चिंताजनक रही है। अगर हम इस सारणी में देख लें तो 20वीं शताब्दी में स्त्री पुरुष अनुपात काफी ऊंची थी, लेकिन ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है और अब जो है ये 930
इसके आसपास आ चुकी है, 930 920 के आसपास आ चुकी है, जो काफी चिंताजनक है। और अगर हम खास तौर पर बाल स्त्री पुरुष अनुपात को देख लें, बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो आमतौर पर सभी आयु वर्गों से काफी ऊंचा रहता है, काफी ऊंचा रहता आया है, लेकिन अब उसमें भी बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। अगर हम यहाँ पे बाल स्त्री पुरुष अनुपात देख लें तो इसमें भी हम काफी तेजी से गिरावट देख सकते हैं। और अगर हम भारत के राज्यों का तुलना कर लें, क्षेत्रीय तुलना अगर हम देख लें, तो कम से कम 9 राज्यों में जो है बाल स्त्री पुरुष अनुपात 920 921 के राष्ट्रीय औसत से भी कम है, और प्रति हजार पुरुष के पीछे सिर्फ 900 स्त्रियों के आसपास है। ये 100 का जो हम अंतर देख रहे हैं, ये काफी बड़ा अंतर है और काफी चिंताजनक है। अगर हम राज्यों के बारे में एक एक करके देख ले, तो हरियाणा में जो है ये अनुपात 800 के आसपास है, जो सबसे नीचे है। हरियाणा सबसे नीचे स्त्री पुरुष अनुपात के राज्यों में से एक है। और अगर हम आगे बढ़कर एक नक्शे के द्वारा देख लें, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये 901 925 से भी कम है। तो ये 901 925 के आसपास है। और अगर हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा का उदाहरण ले लें, तो इन राज्यों में ये 900 के आसपास है या फिर 900 से भी कम है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तरह के राज्यों में ये अनुपात 920 के राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, पर फिर भी ये 970 के स्तर से नीचे है। और सबसे उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये 972 के आसपास है। 972 का उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम अब कारणों के बारे में देख लें, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात इतनी नीचे क्यों है, और खास तौर पर बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण क्या है, तो अगर हम पहले स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण देख लें, तो समाज विज्ञानियों का ये कहना है, उनका विश्वास है कि स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण को हम बालिका शिशुओं के प्रति किस तरह का भाव है, किस तरह का भेदभाव है, और लोगों के चिंता धारण और लोगों का दृष्टिकोण किस तरह का है, वो काफी जरूरी हो जाता है। बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है, इसके पीछे हमें स्त्री पुरुष अनुपात के गिरावट के कारण मिल सकते हैं। बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण हैं। अगर हम उनमें से कुछ कारणों के बारे में देख लें, तो हमें ये मिलेगा कि खास तौर पर बच्चियां जो है, उनके जन्म के बाद उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं ली जाती है, घोर उपेक्षा की जाती है, जिससे उनकी मृत्यु दरें जो है अब ऊंची हो जाती है। जो अगर हम अ, जैसे कि हमने पहले देखा है कि दूसरे देशों में, इस विश्व में बच्चियों के जीवित होने का संभावना ज्यादा है, लेकिन ये भारत में बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि यहाँ पे भारत में जो है बच्चियों की मृत्यु दरें ऊंची हो जाती है, क्योंकि जन्म होने के बाद उनका देखभाल अच्छे से नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाता है। ये है कारणों में से सबसे नंबर एक कारण। दूसरा कारण जो है ये है लिंग विशेष के गर्भपात से, जिससे जो है बच्चों को पैदा होने ही नहीं दिया जाता है। यह है दूसरा कारण। और तीसरा है कि बालिका शिशुओं की हत्या भी की जाती है। इस तरह के सामाजिक कारणों के वजह से, इस तरह के लोगों के चिंता धारण के वजह से, लोगों के हमारी संस्कृति और हमारे सोच के वजह से जो है अभी भी बाल स्त्री पुरुष अनुपात में काफी तेजी से गिरावट आई है। और इस गिरावट के वजह से स्त्री पुरुष अनुपात में भी अभी भी काफी तेजी से गिरावट हो रही है। अगर हम बाल स्त्री पुरुष अनुपात की गिरावट के कारण के बारे में थोड़े और गौर से देखें, थोड़ा और देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि
भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में जो है, सबसे नीची, सबसे निम्नतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि शिक्षित होने से सिर्फ विकास से हम बाल स्त्री पुरुष अनुपात में बदलाव नहीं हम ला सकते हैं। समाज विज्ञानियों के हिसाब से उनका कहना ये है कि ये संभव है। हालांकि अभी भी इस मुद्दे पे काफी अनुसंधान चल रहा है। काफी लोगों के अलग-अलग इसके बारे में सोच है लोगों का। लेकिन ये संभव है कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध परिवार जो है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि आर्थिक अ, दृष्टि से समृद्ध परिवारों में, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राज्यों में और देशों में अ, परिवार का आकार जो है वो छोटा होता है और बच्चे भी कम होते हैं। 1 या 2 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 या 2 बच्चों के उत्पन्न होने की वजह से ये हो सकता है कि माता-पिता अपनी पसंद के अनुसार लड़का या लड़की पैदा करना चाहते हैं और इसके वजह से अल्ट्रासाउंड प्रतियोगी की तरह इस तरह के जो है, इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण लड़का है या लड़की है, इस तरह का जानकारी लेके लड़कियों का लड़कियों के जन्म होने से रोका जाता है और लड़कों को ज़्यादा जन्म दिया जाता है। और अब अगर हम इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के मुद्दे के बारे में सोचें और सोचें कि इसका इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं? तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि सरकार ने जो है कठोर कानूनें बनाई हैं। सरकार के द्वारा कठोर कानून बनाया गया है और इस तरह की पद्धतियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है और इस तरह के कानूनों का उल्लंघन करने से भारी जुर्माने और कारावास के दंड भी दिया जाता है। और इसमें से अगर हम इसका एक बहुत ज़रूरी जो है लॉ के बारे में देखें, कानून के बारे में देखें, तो उसको कहा जाता है प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां, दुरुपयोग का विनियमन और निवारण अधिनियम। ये जो है ये 2000 के आसपास लागू किया गया था और 2003 से अधिक प्रबल बनाया गया था। अब हम आगे बढ़कर एक संबंधित चीज़ के बारे में सीखेंगे, वो है साक्षरता। इसको हम अंग्रेजी में लिटरेसी रेट बुलाते हैं और ये साक्षरता दर जो है ये अ, भारत की जनसंख्या समृद्धि दर के साथ मुकाबला करने के लिए संघर्ष इसको करना पड़ रहा है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि काफी तेजी से हो रही है। हमने पहले भी देखा है कि हमारे देश में अभी भी जन्म दर जो है वो नीचे नहीं आ पाई है। जन्म दर अभी भी काफी ऊंची है, जनसंख्या हमारी काफी बड़ी है। चीन के बाद भारत दूसरा देश है जिसका जनसंख्या काफी बड़ा है और इसके वजह से इस पूरे जनसंख्या में जो है अगर सबको पढ़ना लिखना आना है और सबको अगर हमें शिक्षित बनाना है, सबको शिक्षित होना है, तब जो है साक्षरता दर को भारत की जनसंख्या समृद्धि के दर के साथ मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए नई पीढ़ियों को साक्षर बनाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकार को इस तरह के प्रयत्न करने की आवश्यकता है और हमें भी क्योंकि हम समाज में जी रहे हैं इसलिए हमारा भी हर एक का अ, थोड़ा ना थोड़ा हमें भी कुछ करना चाहिए कि हम नई पीढ़ियों को हम खुद भी साक्षर हो पाए और दूसरे लोगों को भी हम साक्षर बना पाए। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुष तथा सामाजिक समूहों में साक्षरता की दरों में काफी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। खास तौर पर ये देखा जाता है कि स्त्रियों की जो साक्षरता दर है वो नीची होती है पुरुषों के साक्षरता दरों के साथ अगर हम तुलना करें और ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जो है वो उनकी साक्षरता दर काफी नीचे रही है।
इसी वजह से इस तरह के सुविधा वंचित समुदाय जो हैं इनका साक्षरता दर काफ़ी नीचे है। और ख़ास तौर पर इस तरह के सुविधा वंचित समुदायों में स्त्रियों का साक्षरता दर और भी नीचे है। अगर हम इस सारणी को देख लें और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कुल साक्षरता लगभग 8% बढ़ी तो है, 8% बढ़ा है, लेकिन अगर हम ये नंबर्स देख लें तो ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से अभी भी काफ़ी कम है। और साक्षरता की दर में पाई जाने वाली इस तरह के असमानताएँ हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच भी असमानताएँ आती हैं या फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों का साक्षरता दर जो है वो काफ़ी नीचे रहे और उनको अगर इस तरह की सुविधाएँ ना दी जाएँ, तो ये पीढ़ियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक भी असमानताएँ आती रहेंगी और इसके वजह से जो हमने देखा कि जनसंख्या लाभांश जो है वो उसका लाभ हम उठा नहीं पाएँगे और भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी कमियाँ रहेंगी। भारत विकसित नहीं हो पाएगा, हम विकास नहीं ला पाएँगे क्योंकि हमारे जनसंख्या के ज़्यादातर लोग साक्षर नहीं होंगे, या तो उनके पास शिक्षा नहीं होगा या फिर ना होने की वजह से उनके पास रोज़गार नहीं होगा। अब हम अब हमारे पास क्योंकि भारत के जनसंख्या के अलग-अलग चीज़ों के बारे में हमारे पास काफ़ी जानकारी आ चुकी है, हमारे पास काफ़ी जानकारी है, तो अब हम आगे बढ़कर भाग 3 में देखेंगे, तीसरे भाग में देखेंगे कि भारत में जो है ग्रामीण और नगरीय विभिन्नताएँ क्या हैं? और नगरीकरण का जो प्रक्रिया है वो किस तरह का प्रक्रिया है और भारत में क्यों नगरीकरण बढ़ता जा रहा है? नगरें क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और उसके किस तरह के प्रभाव हैं भारत के समाज के ऊपर? आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है।